गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको स्वागत है। जय हिंद, प्रणाम, वणकम एंड सत श्री अकाल। राइट, आज हम बात करेंगे, विल स्पीक ऑफ अफगानिस्तान एंड द चेंजिंग डायनामिक्स इन अफगानिस्तान. A lot of things are happening in Afghanistan which are changing the equation completely. And we need to keep track of it. And for that, with me, I have General Dushyant Singh. Good evening, General Dushyant. Welcome back to Dwana Shot. Thank you, sir. Thank you very much. Good to be back on your show, sir. Yeah. And I must tell everyone that General Dushyant has part of a think tank called Strive, and he started his own channel called Strive EP. And I'm sure he's doing very different kind of offbeat kind of shows. For instance, the next show, as I understand, he's doing is on Turkey. Am I right, Dushyant? Yeah, first I'm doing on maritime and then Turkey. Turkey. So I would suggest that to get a better view of the geopolitical issues, do subscribe to his channel also. You'll get a different flavor of and equally professional people. Take. And I wish Strive the very best also. General Thank you, Dushyant. sir. Thank you very much, sir. या एंड इसके साथ आज जो है ना, इससे पहले कि हम अफगानिस्तान के बात करें, दो तीन चीज और हुए हैं साथ साथ। आज हमारा प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए हैं और वहाँ बेस्टिल डे में हमारे ट्रूप्स ने शैम्स-इलीसी में परेड में हिस्सा लिया। हमारा राफेल्स में ने उधर फ्लाई पास भी किया। And our DAC, Defense Acquisition Council, has cleared acquisition of more Rafales and Scorpion submarines. So many things have happened there. और उसके साथ साथ चंद्रयान 3 का लिफ्ट ऑफ हो गया and it has moved into a successful launch. और ये खैर 2-3 हफ्ते के बाद there will be a moon landing जो 2 साल पहले असफल रहा। 23 अगस्त को। 30 अगस्त को। तो पहले हम ये दो चीज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अफगानिस्तान प्रॉपर जाएंगे। तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, जनरल दुष्यंत, जस्ट गिव अ लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस चंद्रयान थिंग एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। विल टॉक अ कपल ऑफ मिनट्स। बेसिकली देखिए, चंद्रयान का जो मिशन है, ये तीसरा मिशन जो है भारत लॉन्च कर रहा है। पहले मिशन में उसने सिर्फ चंद्रयान तक चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश की थी। दूसरे मिशन में उसने एक बड़ा जंप करने की कोशिश की, यानी कि लॉन्च होने के बाद उसने कोशिश ये किया कि हम जा करके जब चंद्रमा की ऑर्बिट, जैसे हमारे पृथ्वी की ऑर्बिट होती है, तो ये जो स्पेसक्राफ्ट होता है हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ता है, उस तरह वो उसको एक स्टेज बोलते हैं। फिर उसके बाद स्पेस में ट्रेवल करता है, फिर चंद्रमा की ऑर्बिट में आता है। जब वो चंद्रमा की ऑर्बिट में आता है, फिर वो धीरे धीरे ऑर्बिट्स को चेंज करते हुए चंद्रमा के नजदीक आता है, और फिर लास्ट में जो उसका जो लैंडिंग क्राफ्ट होता है, जो कि एक और छोटा सा उसमें से जो एक समझ लीजिए एक मिनी स्पेसशिप टाइप निकलती है, वो लैंड करती है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रयान 2 में ये जो पोर्शन था हमारा, वो अनसक्सेसफुल रहा। जब वो लैंड किया तो वो डैमेज हो गया था। अब चंद्रयान 3 में उसी चीज को दोबारा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें तकरीबन 1 महीना से ज्यादा लग जाएगा इस पूरी कार्रवाई में। अगस्त 23 को फाइनल लैंडिंग होगी 4:30 बजे। तो हमको अब इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए उस दिन का इंतजार रहेगा। लेकिन इसरो के चीफ का एक वो देखिए कि लगन देखिए कि उन्होंने बोला अगर नहीं भी हुआ तो हम चंद्रयान 4 के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारत जा किधर रहा है। भारत इस समय बड़ी सोच की तरफ जा रहा है। फेलियर से हारने वाले में ये भारत देश नहीं शामिल है इस समय। फेलियर हो गया तो हम पीछे हट जाएंगे, नहीं। 2 साल प्रोग्राम पीछे होगा, लेकिन इससे जो हमारी काबिलियत है, उस काबिलियत का जो कैपेबिलिटी का जो शोकेसिंग है, वो पूरे दुनिया में एक मिसाल सी होगी।
हाँ, हम पीछे हैं लोगों से, बाकी जो स्पेस पावर्स हैं उनसे थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हमारे जो कदम है 99% इंडिजिनस है इस पर्टिकुलर टेक में। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सिंबल होगा, और बाद में जब हम इसे रिसर्च और बाकी चीज़ें करेंगे, वो अलग कहानी है। उसके लिए तो और हमको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप शायद हम लोग शायद, जैसे हमने स्पेस स्पेस लॉन्च में किया था, अब लोग भारत के पास आते हैं कि हमारी स्पेसशिप को लॉन्च कर दीजिए। क्यों? हम तो क्या बोलते एक हैं, स्पेस पावर। सस्ता में देते हैं। तो मोटा-मोटा समझ लीजिए कि एक बिग लीप फॉरवर्ड है भारत के लिए। राइट, ये बिग लीप फॉरवर्ड बहुत नजरियों से है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, we will be one of the few nations which will put a spacecraft on moon, and the whole uh, story and the game in space is energy के साथ resources. जो भी देश, whichever country goes to space and gets energy back, and it's all about fusion energy and space-based energy, will be the new power in the world, or the new powers in the world. And you can count on your fingers who are the new powers in the world, right? And India is one of them. And India has got a very solid space program. Believe you me, I've been to SHAR from 1980, right? I know what it is. And we are also opening up another space station down south. That's the strength, and we are having a proliferation of space-based startups. The highest number of space-based startups in the world today are in India. So this is something great. हमने सोचा आप सब लोगों को ये बताएं इससे पहले हम अफगानिस्तान में घुस जाएं, right? If you want to add anything more, otherwise we'll have a little word on France. सिर्फ मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ इस स्पेस के बारे में, कि स्पेस की जो हमारी जर्नी रही है, इंडिजिनस रही है। जैसे कि एंटार्क्टिका में सबसे पहले हमने जाकर के अपना झंडा गाड़ा था, तो एंटार्क्टिका और ये जो स्पेस का जो हम मुहिम छेड़े हुए हैं, तकरीबन कंपैरेबल है Yeah, दुनिया के बाकी देशों के साथ। बस इतना ही जोड़ना। that's the thing. In fact, on Sunday in the question answer session, I'm going to talk about India's rise and what we can be proud of. That's on Sunday. But as of now, I'd like to welcome Sunil, who's joined us as a new member, and also BVR BCB, who's joined as a new member. आप सबको बताना चाहता हूँ, I opened membership, which is at only one level. Anyone who joins Gunner Shot as a member becomes a gunner. That's the first thing, right? So all my gunner, I'm slowly, मैं gunners इकट्ठा कर रहा हूँ, who are going to be my shots. Okay. या What? मुझे इन्फेंट्री वाले इकट्ठा करने पड़ेंगे फिर। चलिए, ओके। Yeah, I like that, right? Okay. Today, our Prime Minister is in France, Paris में है. वहाँ उनका जो Bastille Day है, उसके चीफ गेस्ट हैं. हमारा एक detachment, joint service detachment, is marching down in their Bastille Day parade. हमारा राफेल एयरक्राफ्ट वहाँ फ्लाई पास भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ the DSC has approved acquisition of 26 Rafale for aircraft carrier, the maritime version, and also we have 3 Scorpion submarines. पहले हमारे पास 6 हैं जो मैसगाउन डॉक्स में बने थे, and this is an extension, almost a repeat order of that program, and this will increase many things. So your views on this, General Dushyant, and then we'll spend a little time on this, and then we'll go to Afghanistan. देखिए, जहाँ तक फ्रांस की विजिट का सवाल है, हमको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये बैक टू बैक विजिट्स हैं वेस्ट की। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए, और उसी के कुछ हफ्तों के बाद वो फ्रांस गए हैं, और दोनों विजिट्स की जो प्राइमरी फोकस क्या थी? डिफेंस। चाहे आप यूएस की बाकी मुद्दे भी डिस्कस हुए थे, लेकिन अगर उनका जो प्राइमरी एम क्या था? डिफेंस। आप यूएस में देखिए, सारी जो
मेजर डील्स जो हुई हैं हमारी वो डिफेंस से रिलेटेड, चाहे वो जी इंजन हो, चाहे वो प्रेडेटर हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च का बात हो। उसी तरह से अभी फ्रांस में गए हैं। हाँ, उनका नेशनल डे एक रीजन था, लेकिन नेशनल डे के अलावा जो वहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं, मोदी जी जो लेके आ रहे हैं, आई थिंक दैट इज गिविंग स्ट्रेटेजिक मैसेजेस, दुनिया को दे रहा है कि भाई भारत इस समय सीरियस है। इट इज सीरियस टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन अपना जो हार्ड पावर होता है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए एकदम चौकस है। और इसमें आप राफेल देखिए, नेवी की तरफ जा रहा है। और यूएस में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया विल बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो खाली बोला नहीं है, उसको बोलने के बाद उसको कार्यान्वित करने के लिए वो फ्रांस में गए। और ये जो राफेल की डील है उससे देखना। दूसरी डील क्या है? सबमरीन्स की, अगेन मैरीटाइम पावर। आप पूरी कड़ी को जोड़ के देखिए इस पूरी विजिट में। हम कुछ दिन पहले अपने स्ट्राइप डायलॉग पे भी डिस्कशन कर रहे थे जनरल राज शुक्ला के साथ, वो फॉर्मर आर्मी कमांडर थे। तो उन्होंने बोला कुछ हंच है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन एज फार एज इंडिया डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज कंसर्न। ये उसी कड़ी के कुछ हिस्से हैं जो कि आपके सामने धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहे हैं। मेरा मानना है इंडिया इज गोइंग इनटू द बिग लीग। जैसे मैंने पहले बताया था, बिग लीप, अब वी आर गोइंग इनटू द बिग लीग। एंड ये इशारा है हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके लिए भी कि भाई लाइटली मत लीजिए इंडिया को। हम तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्पीड से तैयारी करेंगे, उतनी ही चादर फैलाएंगे जितनी हमारी काबिलियत है, लेकिन उस चादर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। हम अपने पैसे को एक बहुत ही करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करके करेक्ट जगह पे लगाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। मेरे ख्याल से यूरोप में देखिए हालत ऐसी हो गई कि उनको इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत हमको उनकी ज़रूरत है। लेकिन उनके पास या कुछ काबिलियत है, उसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो हमारा फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होती हैं और उसको हमको उसी तरह से देखना चाहिए। or whatever General Dushyant has said, I'll put a few things in perspective of the India-French equation. Uh, everyone should know, सबको पता होना चाहिए कि 1998 से हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है फ्रांस के साथ। और फ्रांस ऐसे many people don't know this. Our relationship with USA has been contentious at times. Our relationship with Russia has been contentious at times. पर फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप है कभी वाद विवाद में नहीं पड़ा। नंबर एक। नंबर दो, वो फ्रांस जो है ना हमारे साथ हर वक्त खड़ा रहा। हमारा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी वो खड़ा रहा, बहुत मदद किया। टेररिज्म के अगेंस्ट हमारे साथ खड़ा रहा, यूएन में हमारा साथ खड़ा रहा, और चाइना के अगेंस्ट भी काफी हद तक खड़ा रहा। राइट, यहाँ तक हमारे पास इनके जो फ्रेंच मिराजेस काफी दिन से इट्स बीन इन एयरफोर्स, एंड नाउ रफाल्स, एंड नाउ जो रफाल के जो मैरिटाइम वर्जन, इसके दिस मीन्स दैट फॉर द नेक्स्ट 30-40 years France will be a partner of India. The next thing, what General Dushyant said, France is an Indo-Pacific power because it has got territories, sovereign territories in the Indian Ocean and the Pacific Ocean, like New Caledonia and Reunion Island in the Indian Ocean and New Caledonia in the Pacific Ocean and more. ये बड़े बड़े oceans हैं, और जो भी चाइना के गतिविधियां हैं वो they have a bearing on French outlook. And I'll just show something which has come out in South China Morning Post. They have also put this focus, submarine fighter jets and China concerns in focus as Modi heads to France. They are also concerned that India has now gone and done a strategic partnership and a defense deal with France. As it is, they were concerned that we are doing defense deals with USA. Now they have this also to contend. And that's one way. The other way is France is now swinging more towards India. It wants to de-risk and decouple from China. And
good relations with India helps France in stabilizing Europe. वो डायनेमिक आगे हम देखेंगे. तो ये दो चार चीज हैं which I thought I will put across to you. And I've been on an official delegation to France, and I found that they were very open about their equation with India. यहाँ तक जब मैं गया था, एक सियोता में, और वहाँ मैं एक फ्रेंच आर्टिलरी यूनिट में गया था, और वहाँ उन्होंने पौंडीचेरी से जो लोग आए थे, वहाँ भर्ती हैं फ्रेंच आर्टिलरी में, उनके साथ मेरा मेल मिलाप किया. तो उनका एक नाता है, जैसे हमारे पास हमारा और यूके का नाता है, उसी तरीके से हमारा और फ्रांस का एक नाता है, जो वो इट इज स्टिल रनिंग. एनीथिंग मोर यू वांट टू से अबाउट फ्रांस, देन वी कैन क्विक 3 पॉइंट्स. या पहली बात आप ध्यान दीजिए, इवन एट दी मैक्रो लेवल पे जो हमारी डिफेंस की जो इंपोर्ट पैटर्न है, पहले रशिया के फेवर में ज़्यादा थी, अब वो 45% तक आ गई है. अमेरिका से 29%. द थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर इज फ्रांस विद 11% लास्ट ईयर. एंड विद दिस डील आई थिंक इट विल बी मैचिंग, वो अमेरिका के साथ मैच करेगा इन टर्म्स ऑफ हमारी जो डिफेंस ट्रेड पार्टनरशिप है आपस में फ्रांस और इंडिया की. ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. दूसरा जो डेवलपमेंट फ्रांस के साथ ये है कि जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, उसने हमेशा इंडिया को एक स्टेबल पार्टनर की तरह, जैसे आपने बात करी, वो तो माना ही है. जब ऑकस की जब डील हुई थी, तो और ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो यूके को दिए थे, उस टाइम पे इंडिया केम टू द रेस्क्यू ऑफ फ्रांस एंड सेड वी विल बाय दीज स्कॉर्पियंस फ्रॉम यू. अब आप समझ रहे हैं कितना डीप रिलेशनशिप फ्रांस के साथ डेवलप हो रही है. हाँ, वहाँ की इंटरनल सिचुएशन के बारे में थोड़ा हम लोगों को चिंता है, बट आई एम श्योर द सिस्टम विल टेक फ्रांस केयर ऑफ विल. इट. और लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट फ्रांस में आए, वो भारत के साथ रिश्ता कायम रखता है उसी तरह से. ये एक बहुत बड़ी बात है. और हम भी, हमारी तरफ से भी ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है. मैं सबको बताना चाहता हूँ, 2009 में ये हमारे ट्रूप्स गए थे, हमारा कंटिंजेंट गया था. उस वक्त भी बेस्टिल डे के ऊपर शैम्स-एलिसे में इन्होंने मार्च पास्ट किया था. अभी जो फ्लाई पास्ट भी हो रहा है. और बाद में मेरे को अभी भी याद है, जब मैं सर्विस में था, मेरे ख्याल में 2014 या 15 में, ये जब प्रेसिडेंट हॉलैंड आए थे इंडिया में, उनका एक टोली हमारे रिपब्लिक डे में कर्तव्य पथ, जो उन दिनों में राजपथ हम बोलते थे, उसमें उन्होंने मार्च पास किया था. तो हमारा जो नाता है फ्रांस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो बैलेंस ऑफ पावर इक्वेशंस में ये आ जाता है. बिल्कुल, राइट. हमने उसकी बात जानबूझ के नहीं की, जर्मनी वगैरह की बात इसलिए नहीं की कि मुद्दा थोड़ा सा फिर लंबा खिंच जाएगा, तो इसलिए आई थिंक इतना काफी ही रहेगा आज के लिए फ्रांस के साथ. ऑन फ्रांस हम बाद में अगला हफ्ता जब ये मामला खुल के आएगा, विल कंटिन्यू ऑन फ्रांस. राइट नाउ अभी हम वी विल गेट टू अफगानिस्तान. ठीक. तो अब पहले ये बताइए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ बदलाव हो रहा है. कुछ खबर आए हैं कि वहाँ पॉपी का कल्टीवेशन कट हो गया, पर हालत बिगड़ रहा है. पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हो रहा है. राइट. और ऐसा ना हो कि हम वी डोंट कीप आवर हैंड ऑन द पल्स, और उसका नस को हम ना पकड़ें, तो वी विल बी प्रेजेंटेड विद सरप्राइज. तो अब जरा बताइए क्या हो रहा है वहाँ. देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन आपका स्लाइड आप नहीं, आपको ऐड करना पड़ेगा स्ट्रीम में. हाँ, कर दिया मैंने. जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है. एक, स्टेबिलिटी तो जरूर मिली है उनको, यानी कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उसने चाहे शाम दाम दंड, हार्ड टास्क, या फिर वो बोलते हैं ना रूथलेस रूल के तरह से, उन्होंने अपने देश में स्टेबिलिटी तो बरकरार रखी है. उसके 2-3 कारण हैं. सबसे पहला जो कारण है
वो है कि जो एनआरएफ है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसके कि सलेह जो है, अमरुल्ला सलेह, जो उसके आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं वो अपने आप को, अफगानिस्तान का, इन एग्जाइल, इस समय ताजिकिस्तान में है वो कमजोर हैं इस समय, उनको अभी कोई एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए जो उनकी जो हरकतें हैं वो इस समय सिर्फ ट्विटर तक लिमिटेड हैं कि वो क्रिटिसाइज करते हैं यूएस को वगैरह वगैरह। जो ऑन ग्राउंड उनका जो स्ट्रॉन्ग बेस था, वो पंजशीर, वहां से भी वो हट चुके हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी अब प्लस पॉइंट है, लेकिन जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स जो वहां चल रहे हैं वो रिलेटेड हैं उनकी इंटरनल डायनेमिक्स से। और ये जो इंटरनल डायनेमिक्स है, इसके बारे में हमें समझने के लिए हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में कई बार हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, बट एक आइडिया देना चाहता हूं मैं कि ये जो पिक्चर दिख रही ना, ये अफगानिस्तान की, आप समझ लो, जान है ये। अफगानिस्तान को समझना है तो आप इस पिक्चर को समझ लीजिए। इस पिक्चर में ये देखेंगे कि आप, कि ये दुनिया का चौराहा है, ये दुनिया का चौराहा है। इट्स द सर्कल राउंड अबाउट ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्यों है? यहाँ पे सारे लोग आए हैं और सारे लोग यहाँ पर दफन हो गए हैं। चाहे आप अलेक्जेंडर को ले लीजिए, चाहे आप वो एचमिनाड यानी कि जो पर्शियंस थे उनको ले लीजिए, चाहे फिर मंगोलियंस को ले लीजिए, चाहे आप इंडियन जो हमारे कॉन्टिनेंट से लोग उधर जा कर के वहाँ पे उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, सभी लोगों का हश्र वही हुआ है कि यहाँ की लोकल डायनेमिक्स के सामने वो खड़े नहीं हो पाते हैं। उसका कारण है, हमने अभी तक पश्तून वाली कोड जो है ना उसको समझा ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आधा देश पश्तून है लेकिन आधा देश जो है वो दूसरी एथनिसिटीज हैं जो कि बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही पश्तून्स के साथ मेल मिलाप में नहीं रहती हैं। चाहे आप ताजिक्स को ले लीजिए, उज्बेक्स को ले लीजिए, हजारास को ले लीजिए, इस तरह से और भी कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि पश्तून्स के साथ मेल मिलाप में नहीं रहते हैं। तो इस समय अभी क्या हालत है? एनआरएफ थोड़ा बहुत अपोजिशन में रहता है, हजारास भी इस समय क्वाइट हैं, क्योंकि ईरान, आप ध्यान दीजिए, ईरान इस समय उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके कारण मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तीसरा चीज है, उनको अगर कोई चुनौती दे रहा है तो आईएसकेपी है, यानी कि आईएसआईएस खुरासन प्रोविंस जो है, यही एक ग्रुप है जो कि 6000 की स्ट्रेंथ है इसकी, और इस समय ये काफी एक्टिव है इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। हाल ही में उन्होंने बल्ख के गवर्नर को भी सुसाइड बॉम्ब से उड़ाया था। तो ये अभी हैं जो कि कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। और जो अमेरिका पीछे हथियार छोड़ गया था, उस हथियार के बाजार का पूरा फायदा उठाया जा रहा है तालिबान गवर्नमेंट द्वारा भी, और कुछ जो टेररिस्ट जो इन्होंने लूट लिया था बिना तालिबान गवर्नमेंट के पता पता हुए, वो सारे के सारे जो थे उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। अब अगर हम आगे आए तो हम अफगानिस्तान को कैसे, अब जैसी आप बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि वो टेररिज्म वहाँ कैसा है। तो अगर आप देखेंगे, जो लाल वाला इलाका दिख रहा है ना आपको बीच में एकदम मैप के, वो है टेररिज्म की डेंसिटी, यानी कि टेररिज्म का जो प्रभाव है। तो ये दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट स्पॉट है, अभी भी बरकरार है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही, उसके बारे में बात करूंगा कि इंटरनल स्ट्रगल्स क्या हो रही हैं। और दूसरी चीज जो हम बात करते हैं वो ड्रग्स की है। 2022 तक इनके ड्रग्स का ये हालत था, देखो ये है सीजर, यानी कि पकड़े गए हैं, पकड़े जाते हैं 1/10 और बाहर निकल जाते हैं 9-10, यानी कि 10 में से 9वां हिस्सा बाहर निकल जाता है और खाली एक हिस्सा पकड़ा जाता है। इतना था यहाँ पर ड्रग्स का इम्पैक्ट। लेकिन अब क्या हुआ है, आप बाएं वाली अगर फोटो देखेंगे, आप इसके बारे में आप बाद में भी शायद जिक्र कर रहे हैं जल्दी 5 में, बाएं वाली फिगर में जो कि 2022 की है, उसमें जो लाइट पिंक वाला इलाका है वो सारा पॉपी कल्टीवेशन था। अब दाहिनी वाली जो फिगर है 2023 की, वो है सारा हरा, यानी कि गेहूं की कल्टीवेशन या वीट कल्टीवेशन। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है?
उसका कारण ये है कि मैं ये देखा गया है कि जब भी एक आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट आती है तो वो अपने आइडिया को, जैसे शराबबंदी हो गई, उसी तरह से अब वो चाह रहे हैं कि भाई जिस जिस हथियार से उन्होंने पिछली गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया था, उस हथियार को तो यहाँ नहीं रहने देना है। अगर तालिबान को देखें तो उनकी पूरी इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही थी? नार्को टेररिज्म पे। अब उन्होंने वो किया है कि नार्को टेररिज्म को जमीन से उखाड़ देंगे। एक आदमी का इंटरव्यू मैं सुन रहा था वहां पे, किसी ने बोला कि भाई आप इसको क्यों आप सबकी पॉपी जो फील्ड्स हैं उनको लोगों ने घर में लगाना शुरू किया था, घर में घुस घुस के भी पॉपी की जो फील्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला भाई आप क्यों कर रहे हैं, ये तो लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, यहाँ पे बेचारों को खाने का कुछ मिलता नहीं है, गेहूं से कोई कमाई नहीं होती है। तो वो बोलते हैं हमारे हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनका हुक्म है, हैबतुल्लाह की बात कर रहा हूं मैं, उनका हुक्म है कि एक भी पॉपी जमीन पे नहीं होनी चाहिए। और वो इतने इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करते हैं। ये होता है एक डिक्टेटरशिप वाले माहौल में अगर आप रह रहे हैं तो उसका इफेक्टिवनेस तो रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट लोगों को नहीं पता चलता। अगर हम तो इसको समराइज करूं मैं अगर आपको, तो पहले मैंने बताया ये राउंड अबाउट ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पे हर तरह के कल्चर मिलेंगे आपको, इंडियन से लेके ग्रीक से लेकर के सारे कल्चर यहाँ पर आके घुस चुके हैं। एम्पायर्स की जनरली बरियल स्पेस है। अब चाइना ने, मैं अब आगे बात करूंगा, चाइना ने अपना ये यहाँ पे अंदर जाके घुस करके दूसरे दूसरे तरीके से कर रहा है, बट अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू चाइना फ्रॉम माय साइड। लेट अस सी हाउ मच, कितना वो सक्सेसफुल होते हैं, क्या वो मुगल्स की तरह कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आगे बात करेंगे। गेटवे है चारों तरफ के लिए, एथनिक ग्रुप्स की बात कर चुका हूँ। एक लास्ट स्टेटमेंट पे मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, लॉलेसनेस अफगानिस्तान में मैटर ऑफ चॉइस है, यानी कि उनकी चॉइस है कि भाई हम लॉलेसनेस में रहें या ना रहें। तो वहां की पब्लिक को भी आदत है इस तरह के माहौल में रहने की। मैं कई इंटरव्यूज देख रहा था वहां पे, तो वो लोग कंपेयर कर रहे थे कि भाई अभी हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट तो नहीं होता है, एक बॉम्ब आया और पूरे का पूरा परिवार गायब हो गया। अभी होती है, एट्रॉसिटीज होती हैं, बट लोग इस तरह नहीं मरते हैं जिस तरह से जो कैंपेन के दौरान मर रहे थे। तो इंटरनली अगर बोलें तो ये कुछ आवाजें जो बाहर से निकल के आ रही हैं वो एंटी अमेरिका आ रही हैं। अमरुल्ला सलेह बोलते हैं कि अब क्लियर हो गया है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में एक डील 2015 में ही स्ट्राइक हो गई थी, और दोनों जो थे साउथ अफगानिस्तान में इस तरह वॉर करते थे कि खाली आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई करते थे, आपस में नहीं लड़ते थे, इसलिए उनकी गवर्नमेंट जो गिर गई। कितनी सच्चाई है, कितना वो है। दूसरी चीज जो बोल रहे हैं, उनको चुपचाप $60 मिलियन पर मंथ मिल रहा है अफगानिस्तान को फ्रॉम अमेरिका। ये दर्शाता है कि अमेरिका जानबूझ करके वहां से निकला और जानबूझ करके इस्लामिक रिपब्लिक को उसने, ये उनका व्यू पॉइंट है, उसके जो खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि इसकी हालत बहुत पतली है, कमजोर है ये, तो इस समय ये कुछ कर नहीं पा रहा है, खाली ट्विटर पे अपने स्टेटमेंट्स ही दे रहा है। आगे चल के कारण क्यों ये ऐसा कर रहा है, कि हो सकता है रशिया इस समय इतना बिजी है अपनी लड़ाई लड़ने में कि इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। चाइना भी नहीं चाहता है कि ये लोग अंदर आए और यहाँ की स्टेबिलिटी को खराब करें, क्योंकि चाइना कुछ और चीजें करने लग गया है अफगानिस्तान के अंदर। वो चाहता है कि अमरुल्ला सलेह बाहर ही रहे तो अच्छा है कम से कम। और चाइना को आदत है, आप अफ्रीका में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हाई रिस्क हाई गेन वाले प्रोफाइल में रहता है वो। जहाँ रिस्क ज्यादा है वहां घुसेगा और वहां का वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से इस समय चाइना इज ऑन द एक्सप्लॉइटेशन मोड ऑफ अफगानिस्तान। अगर आप आर्म स्मगलिंग की बात करें तो दो तरह से हो रही है, एक तो अनऑफिशियल हो रही है, दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ तालिबान ने क्या किया है, एक लाइसेंस बना दिया है। तो अगर आपको आर्म्स बेचना है, खरीदना है, लाइसेंस लीजिए और बेचिए। उससे क्या हो रहा है, उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। खाली M4 और M16 पे उन्होंने थोड़ी रोक लगाई है, नहीं तो बाकी जितने हथियार हैं वो गवर्नमेंट भी कमा रही है और बाकी लोग भी कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स से लॉस हो रहा था वो आर्म्स ट्रेड से इनको मेकअप थोड़ा हो बहुत रहा है।
थोड़ा बहुत मेकअप हो रहा है, उतना तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ, क्योंकि शुरू में इन्होंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, लोग लेके लूट के भाग गए काफ़ी लोग, लेकिन अब जो है वो उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना बेहतर हो सकता है वो करें। लेकिन इसका फ़ायदा कौन सबसे ज़्यादा उठा रहा है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इसने क्या किया है, तकरीबन 4000 तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी फाइटर्स को अफ़गानिस्तान में सपोर्ट दिया है। अफ़गानिस्तान जो तालिबान है, अब वो पाकिस्तान को एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊँ, वो वाला हिसाब-किताब हो रहा है। पाकिस्तान की हालत वही हो गई है कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊँ। हामिद को उन्होंने वहाँ से, फैज़ हमीद को वहाँ से निकाल दिया। वो उनका कॉन्टैक्ट जो होता है अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ा कम हो गया है। उसकी वजह से अफ़गानिस्तान भी थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है इस समय। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्यों? कि जैसे हम 2 तरफ एंगेज्ड हैं, चाइना 2 तरफ एंगेज रहे, पाकिस्तान 2 तरफ एंगेज रहे, तो हमारे लिए सिक्योरिटी सिचुएशन उतनी अच्छी होगी। अब इसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएँगे, वो मैं अपने ऑडियंस पे ही छोड़ देता हूँ। मैं इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। बाकी इश्यूज़ क्या हैं? इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है और उसने थोड़ा-सा बदलाव किया है। पहले उसकी जो 35 लोगों की गवर्नमेंट थी, उसमें खाली 1 ताजिक था, कोई भी औरत नहीं थी। अब उसने क्या किया है, 7 50 आदमियों की गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें काफ़ी ताजिक्स और उज़्बेक्स वगैरह शामिल किए गए हैं। औरतें अभी भी नहीं हैं। तो आईएमएफ ने जो उसको लोन दे रहे थे, एनजीओज़ जो लोन दे रहे थे, उन्होंने बोला अगर आप औरतें नहीं रखोगे, तो हम अपना लोन पहुँचाएँगे कैसे घरों में? आपने तो इतने स्ट्रिक्ट पर्दे लगा रखे हैं औरतों के ऊपर। तो अभी वो मान गए हैं कि हम कुछ औरतें रखेंगे अपने गवर्नमेंट में, तो उनको दोबारा लोन मिलना शुरू हो गया है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? ये अभी भी एड डिपेंडेंट इकोनॉमी है। 40% उनकी जीडीपी जो है डेट में है। 93% पॉपी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से भूखमरी है। 74% पॉपुलेशन जो है वहाँ की, वो खाने के लिए तरसती है। लिटरली खाना नहीं मिलता है उनको। कहीं न कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली लीड करेंगी सिविल वॉर के लिए। क्योंकि जो लास्ट बुलेट मैं बता रहा हूँ, आईएसआईएस के काडर जो हैं, 6000 के करीब वहाँ पैदा हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और ये कौन है? जो तालिबान में जो बोर हो गए ना गवर्नमेंट में रहते-रहते, वो डिफेक्ट होके उनको आदत पड़ गई है ना कि वो टेररिस्ट की तरह रहें। तो जो तालिबान गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे थे, कई लोग डिफेक्ट होके आईएसआईएस केपी में जा गए हैं। रीज़न ये बताते हैं कि ये प्योर सलाफ़ी सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका के साथ मेल-मिलाप में हैं, और इनका एक ऐसे आईएसआईएस का एक बहुत बड़ा उसूल है कि वो जो भी अमेरिका के साथ मिल रहा है, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इनकी जो इंटरनल सिविल वॉर की सिचुएशन अभी तो नहीं, बट अगले कुछ साल में मुझे लगता है कि ये देखने को मिलेगी। इसको हमें क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो लास्ट जो मेरी ये जो स्लाइड है, मैं ज़्यादा इसलिए मैंने अफ़गानिस्तान के ऊपर बात नहीं करी है, वो इसलिए कि ये जो स्लाइड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वहाँ का नया बिग गेम चल रहा है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान मिला के एक रीजन को की तरह देख रहे हैं कौन? रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार और ईरान। ईरान क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है हज़ारास को? क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस की नज़र है, और वो नहीं चाहता है कि दोबारा यूएस अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में आकर के अपना असर बढ़ाए। हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए उतना वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए चाइना खतरा बन गया है। अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने इस समय काफ़ी सारी जो माइनिंग राइट्स हैं दोबारा लेनी शुरू कर दी, ख़ास तौर से आमू दरिया के पास। दूसरा, जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में, वो उसने ले लिया है। एक जैसे रेलवे लाइन इरकॉन बना रही थी, वो रेलवे लाइन अब इरकॉन जो इंडियन कंपनी है, उससे हटा करके वो अब चाइनीज़ कंपनी ने ले लिया है। ऐसा ऐसा सुनने में आया और न्यूज़ में भी आ रहा है। दूसरा, जो हमारा चबहार पोर्ट में अपना पूरा हमारा वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे उनको सेकंड एक जेटी चाइना को दे दी गई है।
तो कहीं न कहीं चाइना इज ट्राइंग टू आउट कम्पीट इंडिया इन ईरान एंड अफगानिस्तान, हमारे खिलाफ कंपटीशन कर रहा हो। और ये कंपटीशन यहाँ से नहीं शुरू हुआ है, अफ्रीका में हमारा कंपटीशन शुरू हुआ। मैं बताऊं 2 साल पहले की फिगर्स है, चाइना $75 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका था अफ्रीका में, इंडिया भी $70 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। यही कंपटीशन अब आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं। इस समय इकोनॉमिक मोड में ये कंपटीशन चल रहा है, और इकोनॉमिक मोड के आड़ में कौन अपने अपने ग्रुप्स को कहाँ प्रमोट कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। चाइना प्रमोट कर रहा है अफगानिस्तान को ताकि ईटीआईएम जो है, वो जो तुर्कमेनिस्तान मिलिटेंट ग्रुप जो है, वो जिंजियांग न जाए। और तीसरी जो बड़ी बात चाइना ये कर रहा है कि उसने पाकिस्तान को साइड कर दिया है। अब जितनी भी डील्स हो रही हैं अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान के साथ जैसे वो पिगी बैक करता था, वो खत्म कर दिया। नो पिगी बैकिंग विद पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चाइना का है, और इससे पाकिस्तान को जरूर नुकसान पहुंचेगा। चाइना कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को एग्जिट देने के लिए, किधर से? चाबहार से। उसने ही हैज गिवन अप ऑन ग्वादर एज ऑफ नाउ। तो जो पुराना जो प्रोजेक्ट बन रहा था उसके ऊपर उसने तकरीबन तकरीबन एक तरह से पाकिस्तान को खाली सर्वाइव करने वाली मदद दे रहा है। उसने फोकस अपना अफगानिस्तान ईरान कर रखा है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके ऊपर इंडिया को ख्याल करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में इंडिया शुड नॉट रिमेन एक साइलेंट वॉचर नहीं रहना चाहिए। इंडिया को यहाँ के लोगों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जहाँ तक यूएस का सवाल है, यूएस इसको एड दे रहा है, लेकिन एक लिमिटेड एड दे रहा है ताकि वो सरवाइव करे। दूसरा, इसके जो इसकी जो मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि CIA एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पर हैं इस समय, यूएस में हैं, सॉरी तालिबान में, अफगानिस्तान में हैं। तभी तो अब आप सोचिए कि ओसामा बिन लादेन का जो, सॉरी, अलकायदा का जो जवाहिरी मारा गया, कैसे मारा गया? इंटेलिजेंस अभी भी वो ले रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है अफगानिस्तान, तालिबान और CIA के बीच में। इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स इसकी आ रही हैं। जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सलाह है, जो पहले जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी NDS, जिसको कि हेड करता था अमरुल्लाह सलेह, जो कि अमेरिका में ट्रेंड था, इसलिए वो ज़्यादा नाराज है अमेरिका से। और जो तालिबान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको GDS बोलते हैं, उनका बोलते हैं कि कुछ न कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। और अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला गेम खेल रहा है, ईरान को स्क्वीज करने के लिए, रशिया को स्क्वीज करने के लिए, और चाइना को कम से कम स्पेस देने के लिए। ये अभी उतनी ओपनली नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका इस तरफ मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अफगानिस्तान को एड मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक बार वो शुरू हो गया, तब यहाँ पे जो बिग गेम चल रहा है ना, वो और खतरनाक बिग गेम होगा, ये मेरा मानना है। इसीलिए मेरी इसकी जो टाइटल है, हु इज यूजिंग हुम, हंटर्स बिकम द हंटेड। ये जो कहानी है ना, ये इस समय अफगानिस्तान में चल रही है। सब अपने अपने गेम को, अपने अपने पत्ते लेकर के यहाँ पे खोलने की कगार पे, अभी खोला नहीं है, सबने मिनिमम पत्ते खोले हैं। Right. Can तो I speak 1 minute in that and then we can because the rest I have already आप वो covered नहीं, that. वापस just go back to that मैप में जाइए। देखिए, मेरा राय ये है कि इधर ये जो खेल हो रहा है, इन दिस शिकारी कौन है, शिकार कौन है, किसी को पता नहीं। एवरीवन इज शूटिंग एट द अदर, ठीक है ना। अमेरिका जो है बाहर है, इस इलाके से बाहर है, पर पत्ते वो कंट्रोल कर रहा है तालिबान के जरिए। और उसका निगाह किसके ऊपर है? उसका निगाह ईरान, चाइना और रशिया तीनों के ऊपर है। और उसका गेम ये है कि वो चाइना को अफगानिस्तान के अंदर फंसाना चाहता है। ठीक, जब तक चाइना का पंजा नहीं पकड़ा गया अफगानिस्तान में, वो चुप नहीं रहेगा। और चाइना का जो भी चाल है अफगानिस्तान में अंदर, वो नकार करेगा किसी न किसी तरीके से। और उसी तरीके से चाइना का हाल पाकिस्तान के अंदर भी नकार करेगा। उसको खींच के पकड़ लिया, ओके।
अभी ईरान का देखेंगे तो मेरा अंदाजा ये है कि ईरान, हालांकि इसने ये बोल रहा है कि चाइना के साथ मिलेगा जुलेगा वगैरह वगैरह, पर ये जो शंघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्चुअल समिट में है, जब भारत ने बीआरआई का नकार कर दिया तो ईरान ने भी भारत के पीछे पड़ गया कि भाई हम भी नहीं शामिल होंगे चाइना के साथ। तो ईरान भी वो अपना गेम खेल रहा है। ये अगर हम बिल्कुल सोचेंगे कि चाइना को वो डील दे ना, रहा है, ईरान ईरान नहीं देगा चाइना को डील। बिल्कुल ईरान चाइना को उतना ही डील देगा जो जो उसको समझ में आए और उसको जो हित में है। ओके, रशिया जो है आजकल इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो वैसे भी यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है। और बिना रशिया के ये जो जितने स्थान है ऊपर, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सपोर्ट कजाकिस्तान, नहीं करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे इधर। जहां तक चाइना का है, वो ऊपर से आना चाहता है। अमू दरिया जो है वो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का में वो बॉर्डर इलाके में बहुत दिन पहले चाइना ने एक कॉपर माइन का एक वो लीज लिया था। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा कष्ट कर रहा है। आज तक वहां से 1 केजी कॉपर बाहर नहीं गया। नहीं ठीक, गया। बाकी अंदर की बात तो आप छोड़ दीजिए। ओके, लास्ट में हम आते हैं हमारा हीरो पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है आज के दिन या कल के दिन? वहां टीटीपी ने एक बड़ा एम्बुश लगाया है जिसमें 7-8 बंदों को मार दिया गया है, पाकिस्तानी फौज को, और उनका एक पोस्ट को ओवररन कर दिया। ऐसे वारदात हर दूसरा दिन हो रहा है। और जैसे जनरल दुष्यंत ने बताया, टीटीपी को पूरा मदद अफगान तालिबान से मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि अफगान तालिबान जो 1 साल पहले था वो अभी नहीं है, वो भी अपना बदल गया। वो अभी गवर्नमेंट में आ गया, वो गवर्नमेंट बन गया। वहां के जो बिल्कुल टेररिस्ट हैं वो आईएसआईएस और अलकायदा के हैं। तो अलकायदा वहां को। बहुत खेल जो है वो गुड बहुत हो रहा है। तो इसीलिए हमारा इसके ऊपर हाथ रखना और उसको नस पकड़ना इम्पोर्टेंट है। और मेरा मेरा ख्याल में हमारा एडवांटेज है इसमें, क्योंकि सब अपने एक दूसरे को मार रहे हैं। सिर्फ इंडिया का कोई हाथ अंदर नहीं है, और इंडिया का हाथ सबके साथ है अफगानिस्तान के ऊपर। और कोई इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा है अफगानिस्तान से। तो जब करेक्ट। तक हम ये रवैया रखेंगे और उनको मदद देते रहेंगे और लोगों को मदद देते रहेंगे, क्योंकि वहां खाने का किल्लत आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी इन अ बैड शेप फॉर द अफगान पीपल। क्योंकि जो पॉपी जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद भी बताऊंगा। सो आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन एज Dil बिल्कुल। Dushyant has pointed out. Yeah, anything more you want to add? Please go ahead. बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक यूएस का सवाल है, इसने रूटीन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू कर दिया है। ये एक नया डेवलपमेंट शुरू हुआ है। असिस्टेंस प्रोग्राम भी देना शुरू कर दिया। 1.2 बिलियन की एड रिलीज कर दी है। हालांकि इसमें खाली 5% ही पैसा अभी तक उसने दिया है। और उसका जैसे आपने बताया, ईरान, रशिया और चाइना को कंट्रोल करना चाहता है और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी वो ओवर वॉच करना चाहता है। ये 3 चीजें जो है, जहाँ तक यूएस का सवाल है, आपने इसको रिपीट भी किया था। मैं चाइना का जहाँ तक सवाल है, वो उल्टा करना चाहता है इसी का। restrict re-entry of the US, attempt to control TTP BLA through Taliban for security of its projects। अब देखिए, उसके खाली ETIM नहीं है, इधर से जो ग्वादर वगैरह में जो इंटरफेरेंस हो रही है, वो या आपको याद होगा कुछ दिन पहले चाइनीज कॉलम पे टीटीपी ने हमला किया था, 2-3-4 महीना पहले। तो वो इनके थ्रू कोशिश कर रहा है, बट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बीएलए इस समय, आप पूरे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज बीएलए नाउ। ये नई नई कहानी शुरू हो रही है वहां पर, और ये कहानी जो हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में भी इनकी काबिलियत हो सकती है कुछ न कुछ गलत करने की। सीएआर का बात हो चुकी है। ईरान वेस्ट एशिया में एक वर्ड में मैं बोलूंगा, वेट एंड वॉच कर रहे हैं ये लोग। अगर अमेरिका
सपोर्ट करेगा तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। ये वेट एंड वॉच मिनिमम असिस्टेंस प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई और कतार का, इसको अफगानिस्तान को फ्लोट करके रखने के लिए। और दूसरा जो उनकी जो चिंता है, सऊदी अरेबिया में अफगानिस्तान से टेररिज्म का बहुत गहरा नाता है, तो रिवर्स माइग्रेशन वो नहीं चाहते, क्योंकि एक बार तालिबान का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। याद है पहले राउंड में जब हुआ था रशिया के साथ, तो ये सारे जो मिलिटेंट थे, लोगों ने बोला सारे कश्मीर में आएंगे, नहीं, ये चारों तरफ फैल गए थे और उसमें कई तो वापस सऊदी अरेबिया चले गए थे। तो इसलिए सऊदी अरेबिया का जो ये इंटरेस्ट है कि भाई ये जो लोग हैं ना यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं, वो दोबारा जो है यूएई और सऊदी अरेबिया में ना आए। तो वो उनकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में आपने बता ही दिया है, इसको मैं दोबारा, एक और इशू इसमें है रिटर्न ऑफ रिफ्यूजीज का, ये हमने बात नहीं करी थी इसमें, कि जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान के, वो सारे वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान की जो रूल है वो आपको पता ही है, एक तालिबानी फरमान होता है वहाँ पे, शरिया का बहुत स्ट्रिक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जेंडर राइट्स के ऊपर उनके ऊपर बड़े सवाल उठते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवाल उठते हैं, इसलिए कई लोग वापस नहीं आना चाहते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए वो मुसीबत जो थी ना रिफ्यूजी वाली, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। आखिरी में ये जो लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंडिया का क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें इस रीजन में अनइंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए, हमें इस रीजन को देखभाल से अपना कार्रवाई करना है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करते रहनी चाहिए। हमने एक अपनी टेक्निकल टीम वहाँ बैठा रखी है एम्बेसी की, जो कि रूटीन काम जो होता है वो कर रही है। AFPAC rivalry, security of projects in Iran and car overwatch on terror activity। तो ये तीन चीजें जो हैं, हमारा जो ईरान और के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर इधर से ओवरफ्लो ईरान में होता है तो हम लोगों के लिए भी ईरान के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, जो चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन का हो या चाहे चबहार पोर्ट का हो, उसमें बाधा पड़ सकती है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा बने रहना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा डिप्लोमेटिक रूट है वो टेक्निकल टीम द्वारा उसी तरह से चलते रहने चाहिए। और फाइनली रियलिस्ट रहना चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई भी खटपट होती है हमारी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। पश्तून वाली कोड का हमें ध्यान रखना चाहिए। पश्तून वाली कोड क्या है कि मैं और मेरा भाई लड़ेंगे अगर आपस में कोई मुद्दा है, लेकिन अगर दो परिवार के बीच में लड़ाई है तो वो भाई जो लड़ता था वो आप इस परिवार के साथ जुड़ जाएगा। परिवार टू गांव से गांव के बीच में है तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और अगर रीजन के बीच में तो रीजन पूरा इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से अगर देश का सवाल आएगा तो पूरा का पूरा जो है, जैसे सारे इकट्ठा हो गए थे जब रशिया के साथ लड़ना था, या बाद में इनके डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। यही इनका इंटरनल वॉर का भी रीजन हो, सिविल वॉर का भी रीजन होता है, और यही रीजन होता है कि बाहर वाली जो पावर्स आती हैं वो क्यों फेल हो जाती है। मेरा ये, कई लोगों ने मुझे इस पे वो किया है कि नहीं ये पश्तून वाली कोड पुरानी बात है, नहीं, ये पुरानी बात नहीं है। ये कोड उसके अंदर, जैसे वो जेनेटिक नहीं होता है, आप जेनेटिकली अंदर गया हुआ है ये कोड, और इसको हमें ध्यान में रखना। अर्बन पॉपुलेशन जो भाग जाती है अमेरिका, इधर उधर भाग जाती है, जो वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है वो इसी कोड पे रहता है। यहाँ पे मैंने एक अपनी बात I want to say about this Pashtunwali code, right? Please understand, the Pashtuns are tribes. Tribes have their own code. If you go to the northeast of our country, our tribes there also have the code. The tribal code doesn't change at all. Anything else can change, but the tribal code will not change. जो भी Yes. मणिपुर में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्राइबल, एंड उनका भी कोड जो है ना ऑलमोस्ट पश्तून वाली कोड ही है, ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राइबल राइट, कोड इनफैक्ट इंडिया में भी देखिए, इंडिया के जो ट्राइब्स हैं उनका भी यही वही कोड है। होता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन था वो अफगानिस्तान के ऊपर सम अप कर दूंगा कि ये है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। सारे लोगों ने अपने पत्ते वहां लगा दिए हैं
अब पत्ते धीरे धीरे खुलेंगे और जो बिग फोर हैं आएंगे। अगर यूक्रेन की लड़ाई खत्म होती है तो रशिया वाला पत्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। राइट, दैट्स फाइन। ओके, अभी हमने पूरा समझ लिया कि अफगानिस्तान का क्या हाल है, व्हाट इज द स्टेटस इन अफगानिस्तान टुडे, एंड इट हैज इम्प्लीकेशंस। और ये जो इम्प्लीकेशंस हैं मैं जल्दीफाई के थ्रू आप सबको बता देता हूँ। राइट, एज यू नो आई डू दिस जल्दीफाई। जल्दीफाई क्या, 5 मुद्दे लेता हूँ और ये हमारा नजरिए से नहीं, बाहर वाली नजर से वी शुड हैव अ लुक एट इट। एंड इन दिस प्रोसेस में कुछ सवाल हैं, आई विल आंसर दैट आल्सो एंड देन विल टेक न्यू क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट थिंग, ये जो टोलो न्यूज बोलता है कि यू नो अफगानिस्तान, इंटरनल थिंग्स ऑफ अफगानिस्तान आर स्टिल बैड, you know their treatment of women is still bad. Al Jazeera says books are losing value in Afghanistan. So internal situation Afghanistan ke andar bahut, social situation bahut खराब hai. It's not changed, right? Whether Taliban has become business like or it has become arms dealer or ISK is operating, all that is a different story. But women are still being ill treated. That's 50% of the population. There is no education. The only education which is there is the Quran and nothing else. Okay, second thing, this is a, website called Alsis, where they have done a detailed analysis of the poppy thing. And what has happened? This is the headline: unprecedented reduction of opium production in Afghanistan. This has been seen through new satellite images. There's a 99% reduction of poppy growing in the main opium cultivation areas of Afghanistan, as General Dushyant has said. And same satellite pictures, whatever is in pink is poppy, whatever is in green is wheat. The switch from poppy to wheat has not gone well. It has made people poorer. और ये जो सिस्टम है, जब ओबामा was the president, in the first round of when Americans came, they tried the same stunt. It reduced everyone to poverty. जो बोल रहे थे, I will not be surprised if Afghanistan slips into famine. Okay, but प्रोडक्शन भी है, ये एक बात है, पर इसका famine असर की कहाँ होने वाला है? ये इसका असर इंडिया में होने वाला है। क्यों? famine की predictions भी हैं इस बार। हाँ, famine फैमिन भी होने वाला है, अकाल पड़ने वाला है उधर। दूसरी बात यह है, दिस अफगानिस्तान वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉपी एंड ड्रग्स इन द वर्ल्ड। अगर यहाँ बंद हो जाएगा तो द मार्केट, द गोल्डन ट्रायंगल इन म्यांमार, लाओस, Cambodia, southern part of China will increase, which means what? That our northeast will have more problems. This is going to be a direct reflection with ये जो अभी चल रहा है। 50% of the problem is this मणिपुर में। लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब सोच रहे हैं कि वहां क्रिश्चियन और कुकी क्या हिंदू का प्रॉब्लम है, नहीं है। I will reiterate again, and I will cover this again if you want. Please see my video on Manipur. The problem is something else. You are next to the Golden Triangle. If 50% of the world's poppy doesn't go from here, it will go from there. यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ आपको, सिर्फ जस्ट टू टेल द ऑडियंस। हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने डिटेल में एनालाइज भी किया था, और उसमें ये बताया कि 33% अभी तक 2023 में, 22 की हालत बताई थी मैंने, जून तक 33% इंक्रीज हो गया था। पोटेंशियल टू इंक्रीज बाय 83% इन म्यांमार, इन गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, खासतौर से म्यांमार में। and that will have दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ड्रग डीलर्स थे उन्होंने सारे ऑफिस गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार में खोल दिए हैं, एंड म्यांमार से ट्रैफिक किधर जाएगा? ज्यादा इजी ट्रैफिक कहां से जाएगा? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम। और इसका तीसरा जो पॉइंट है, भारत में 10 करोड़ ड्रग यूजर्स,
10 करोड़ ड्रग यूजर्स 2 साल पहले रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वजह से ये जो चेंज ऑफ डायनेमिक्स ड्रग्स की हो रही है, भारत पर कितना असर पड़ेगा ये आप सोच नहीं सकते। या आप ये बात मेन पॉइंट में हम सब बताना चाहते हैं आपको। ये टीटीपी वगैरह का जो सवाल पूछ रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का डॉन का ये हेडलाइंस है, ये रिसरेक्शन ऑफ द टीटीपी, इनका प्रिज्म में बहुत बड़ा अच्छा इन्होंने एनालिसिस किया है, हाउ टीटीपी हैज रिसरेक्टेड एंड दे कॉल दिस द डेडली बॉन्ड, दे आर एट स्टेक, right? Now there are three questions on this. BVR BCD has asked, with the Afghan Taliban tacitly backing the TTP, do you see a future threat for both India and China? I see a threat for China, not for India, because there is a clear separation between India and Afghanistan. But there is a clear connect for China. That is why China is trying its best. I'll come to China a little later. The biggest problem of TTP, the way it has emerged, is for Pakistan. दूसरा बात यह है कि भाई सब सोचते हैं कि पाकिस्तान इम्प्लोड हो जाएगा और कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तान को अभी आईएमएफ ने क्लियर कर दिया, उसके साथ साथ यूएई और सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन भी दे दिया छूट। पाकिस्तान ने कहीं इम्प्लोड नहीं होना है, पाकिस्तान ऐसे रहेगा और पाकिस्तान विल कीप फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टीटीपी। इट इज इन आवर इंटरेस्ट, जैसे जनरल दुष्यंत ने बताया, दैट पाकिस्तान कीप्स लुकिंग इनवर्ड। Okay, next thing, China बड़ा, see this are two articles from South China Morning Post and contrasting articles. Okay, on the left, China announces land link with Taliban controlled Afghanistan and उन्होंने एक इंजन वगैरह दिखा दिया, रेलवे लाइन जा रहा है वगैरह वगैरह सब दिखा दिया। बट द रियलिटी इज ये जो रेलवे लाइन वगैरह बाहर से जा रहा है, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के घूम फिर के आ रहा है टू अमुदरिया, टू द एज। ठीक है, ये बड़ा, इट इज मोर ऑफ अ शो। और एक्चुअलिटी क्या है, वो तालिबान फेलियर्स हैव लेफ्ट अफगानिस्तान इन द ग्रिप ऑफ टेररिज्म अगेन। और ये इनका ओपिनियन एनालिसिस है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में। दे आर एक्चुअली वरीड कि इट विल स्प्रेड इनटू जिंजियांग। अगर जिंजियांग में आग पकड़ लिया तो चाइना का हालत खत्म। तीसरी बात इसमें क्या है, जो विच जनरल दुष्यंत अर्लियर आल्सो सेड, ये सब नाटक और जो पूरा खेल हो रहा है लिविंग पाकिस्तान आउट। ये जो रेल, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये जो रेल ट्रैक है पाकिस्तान को टच नहीं कर रहा है और ये आउटरीच टू अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल टच नहीं कर रहा। तो नया डायनेमिक्स हो रहे हैं इधर। तीसरी बात, लास्ट बात, जहां तक इंडिया तालिबान का है, we need to have a careful balancing act driven by pragmatism. ये मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट का विचार है ये, और हमारा भी विचार यही है कि ये होना है, राइट? सो दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही है थे आज के जो जल्दी फाइव में मेरे पॉइंट्स। You have anything to add in this, Dushyant? You add, then we'll take a few questions. या सर, बेसिकली जो मैं बात ऐड करना चाहूँगा वो रिलेटेड है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पिछले साल जैसे ही ये ख़त्म हुआ था, आपका तालिबान का रूल आया था, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक्चुअली अलायंस करी है बीएलए के साथ, बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ और ईटीआईएम के साथ। अब आप समझ रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ग्वादर के ऊपर इफेक्टिव होती है, ईटीआईएम इफेक्टिव होती है सिंजियांग के ऊपर। अब चाइना का अंदर घुसने का यही दो बहुत बड़ा मेजर कारण है। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, वो यूज कर रहा है टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एज अ पावर प्लेयर, एक देश जो दूसरे देश के साथ गेम खेलता है उस गेम के लिए। तो ये जो ट्रायंगल, ये हमको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्यों यहाँ पर ये लोग अभी इन्वेस्ट हो गए हैं और क्यों वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो वो बताया है कि भाई ये तो प्रॉब्लम शुरू हो गया है। और लास्ट पॉइंट जो ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने बताया था लैंड लिंक के बारे में, वखान कॉरिडोर में रोड बनाने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वखान कॉरिडोर को जो फाइनल
जहाँ से वो खत्म होता है वहाँ से जो टर्रेन इतनी खराब है कि रोड बनना बहुत मुश्किल है। वो एक या रीज़न है, वो एक रीज़न है व्हाई वो घूम फिर के उज़्बेकिस्तान वगैरह से होकर के वो रूट बना रहे हैं बस। या इतना ही वकान कॉरिडोर, वो दैट्स अ स्मॉल लिंक जो गन्ना शॉट के गोल के ऊपर है, वो है वकान कॉरिडोर। वहां से हाँ, रोड नहीं बनेगा। अगर वहां से रोड नहीं बनेगा तो चाइना कैन नॉट स्टेबलाइज अफगानिस्तान। बिल्कुल। जैसे एज जनरल दुष्यंत has said, all we can say is all the best to China. चाइना, The game is on, right? गेम इज़ Okay, we'll we'll take a few